आज हम लोग अकबर की प्रमुख पत्नियों और उनके पुत्रों की बात करेंगे। अकबर के हरम में महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद थी, जिसमें उनकी पत्नियां थीं, उपपत्नियां थीं। कुछ अशिष्ट भाषा में कहें तो रखैलों की बहुत बड़ी संख्या थी। इन सब में अकबर की जो 3 पत्नियां थीं, जिनका हरम पर प्रभाव तो था ही, साम्राज्य के नीति निर्धारण में भी उनका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है और अकबर उनका बहुत सम्मान करता था। तो उन 3 पत्नियों की हम लोग बात करेंगे और साथ में अकबर के पुत्रों की। तो वो 3 जो प्रमुख पत्नियां हैं वो हैं रुकैया बेगम, रुकैया बेगम, रुकैया बेगम, सलीम सुल्ताना बेगम या सलीमा बेगम, हरखाबाई, हीर कुंवर या हरखाबाई, हीर कुंवर या हरखाबाई, हरखाबाई। रुकैया बेगम से अकबर का सबसे पहले विवाह हुआ 1551 में। रुकैया बेगम से अकबर का विवाह हुआ। यह विवाह हुमायूं के मन से हुआ था, यानी हुमायूं ने यह विवाह कराया था। जब अकबर को सबसे पहले कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई, यानी गजनी की सूबेदारी दी गई थी, उसी समय इसका विवाह रुकैया बेगम से हुआ। सलीमा बेगम से अकबर का विवाह 1561 में हुआ और हीर कुंवर से अकबर का विवाह 1562 में हुआ। अब रुकैया बेगम कौन है? रुकैया बेगम अकबर की चचेरी बहन है, अकबर के चाचा हिंदाल, अकबर के चाचा हिंदाल की पुत्री थी। रुकैया बेगम अकबर के चाचा हिंदाल की पुत्री थी। सलीमा बेगम भी मुगल वंश से ही थी। बाबर की पुत्री गुलरुख बेगम की ये पुत्री थी। बाबर की पुत्री गुलरुख बेगम, गुलरुख बेगम, जिनका विवाह कनौज के गवर्नर नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा से हुआ था और इस दंपति की ये पुत्री थी, गुलरुख बेगम की पुत्री थी। हीर कुंवर ये आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल की पुत्री थी, बिहारी मल की पुत्री थी। 1562 में जब अकबर अजमेर की यात्रा पर था, तब यह विवाह संपन्न हुआ था। 1562 में अकबर अजमेर की यात्रा पर गया था। अबुल फजल कहते हैं कि आगरा के निकट एक बार अकबर शिकार करने गया था और किसी गांव में ठहरा हुआ था। वहां की महिलाएं गीत गा रही थीं, जिसमें अजमेर वाले बाबा की तारीफ की जा रही थी उस गीत में। तो अकबर ने अजमेर वाले बाबा के विषय में पता किया, तो पता चला कि वहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और उस दरगाह पर जो भी अपना माथा टेकता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अकबर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो उत्तराधिकारी होने के लिए यानी पुत्र के लिए परेशान था, तो उसने 1562 में अजमेर जाने का निश्चय किया। जब वो अजमेर जा रहा था तभी रास्ते में भारमल या बिहारी मल ने उनसे भेंट की। दरअसल आमेर में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। भारमल के भाई पूरनमल से उसका संघर्ष हो रहा था। साथ में राठौरों की नज़र भी आमेर पर पड़ी हुई थी और जो स्थानीय मुगल गवर्नर थे वो पूरनमल का साथ दे रहे थे। ऐसे में भारमल ने अकबर से सहायता याचना करने के लिए भेंट की और यही ये तय हुआ कि भारमल अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करेंगे। अकबर अजमेर से जब वापस लौट रहा था तो सांभर नामक स्थान पर हीर कुंवर से उसका विवाह हुआ 1562 में। यह अकबर की पहली राजपूत पत्नी है। इसके बाद कई राजपूत वंशों के साथ अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जिसमें बीकानेर के राव कल्याणमल की पुत्री से उसका विवाह हुआ, जैसलमेर के राव हरराय की पुत्री से उसका विवाह हुआ। यह एक तरह से राजनीतिक विवाह था। भारत में राजनीतिक विवाहों की परंपरा प्राचीन काल से रही है, बिंबिसार के समय से रही है। राजनीतिक विवाह का आशय यह है कि ऐसा विवाह जिसके फलस्वरूप साम्राज्य विस्तार की संभावना बढ़ जाए या साम्राज्य की सुरक्षा जिसके विवाह के चलते हो सके, तो ऐसे विवाह को हम राजनीतिक विवाह कहते हैं। सलीमा बेगम, रुकैया बेगम से तो विवाह हो गया। सलीमा बेगम का विवाह पहले बैरम खां से हुआ था। सलीमा बेगम पहले बैरम खां
से भी विवाह, सलीमा बेगम का बैरम खां से विवाह हुआ था। यह विवाह भी हुमायूं ने ही करवाया था। लेकिन 1560 में जब बैरम खां मारे गए तब अकबर ने सलीमा बेगम को संरक्षण देने के लिए अपने हरम में बुला लिया। साथ में बैरम खां का जो पुत्र था अब्दुल रहीम, उसे भी हरम में बुला लिया गया और इन दोनों को संरक्षण अकबर ने प्रदान किया। और साथ में अगले ही वर्ष, उसी वर्ष सलीमा बेगम से अकबर ने निकाह कर लिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सलीमा बेगम से पहले से ही अकबर मोहब्बत कर रहा था। खैर, वो सब की उदंतियां हैं। वो हम लोगों को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है जो कि ऐतिहासिक तथ्य है। जैसे एक की उदंती यह है कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। फिल्मों में दिखाया गया, मुगल आजम में दिखाया गया, जोधा अकबर में जोधाबाई को अकबर की पत्नी के रूप में दिखाया गया। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई नाम से अकबर की कोई पत्नी नहीं थी। जगत गोसाई एक नाम मिलता है और वो जगत गोसाई जहांगीर की पत्नी थी, जो मालदेव के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, उनकी पुत्री थी जगत गोसाई, जिससे जहांगीर का विवाह हुआ था। लेकिन जोधाबाई नाम से कोई अकबर की पत्नी नहीं थी। तो ये विवाह हो गया 1562 में। और इनको हीर कुंवर या हरखाबाई से जब सलीम का जन्म हुआ 1569 में, तब अकबर ने इन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि दी। मरियम उज जमानी की उपाधि दी। मरियम उज जमानी की उपाधि, मरियम उज जमानी का मतलब होता है संसार की माँ, संसार की माँ। तो मरियम उज जमानी की उपाधि किसे मिली? हीर कुंवर या हरखाबाई को, जो कि भारमल या बिहारी मल की पुत्री थी। ठीक। अब अकबर को पुत्र नहीं हो रहे, दो पुत्र उसके हुए थे, हसन और हुसैन, जिनका एक माह के अंदर ही निधन हो गया था। तो वह अजमेर शरीफ गया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ लाहौर आए थे, वहाँ से दिल्ली और फिर अजमेर में उन्होंने अपना अस्थाई खानकाह बना लिया था। उन्हें गरीब नवाज भी बोला जाता है, सुल्तान उल हिंद भी बोला जाता है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 1562 में वो सबसे पहले अजमेर आया और अजमेर की उसने कुल 14 बार यात्रा की थी। अजमेर की अकबर ने कुल 14 बार यात्रा की थी। 1562 में उसने अजमेर की पहली यात्रा की और 1580 में वह अंतिम बार अजमेर गया था। और इस 14 बार में वह 2 बार पैदल गया था, 2 बार आगरा से 2 बार पैदल गया था, आगरा से 2 बार पैदल गया था। 2 बार पैदल कब कब गया? एक 1568 में और एक 1569 में। वह सिर्फ अजमेर ही नहीं गया, बल्कि उसे पता चला कि सीकरी में एक बाबा रहते हैं जिनका खानकाह है शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती की खानकाह पे भी गया और उनसे वो पूछा था कि बाबा मुझे कितने पुत्र होंगे? तो शेख सलीम चिश्ती ने ही कहा था कि तुम्हें 3 पुत्र होंगे। और अकबर को 3 पुत्र हुए भी, सलीम, मुराद और दानियाल। सलीम, मुराद और दानियाल। 1569 में सलीम का जन्म हुआ। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ की विजय की थी और 1569 में सलीम का जन्म हुआ था। तो जब चित्तौड़ की विजय की तब वो पैदल आगरा से अजमेर गया और जब सलीम का जन्म हुआ था तब वो पैदल आगरा से अजमेर गया था। उसने अजमेर में माथा टेकते समय ये कहा भी था कि मुझे जब पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं आगरा से अजमेर तक की पैदल यात्रा करूंगा, और उसी अपने प्रण को उसने निभाया था 1569 में। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से माना जाता है कि अकबर के 3 पुत्र हुए। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद भी बोला जाता है और अरब के लोगों ने ये नाम उन्हें दिया था क्योंकि वो काफ़ी समय तक अरब में रहे थे। लगभग 24 बार तक वो मक्का की यात्रा किए थे। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उसने अपने पहले पुत्र का नाम सलीम रखा। और
इसीलिए इसे शेखू बाबा भी अकबर पुकारता था। शेखू बाबा भी, सलीम को शेखू बाबा भी अकबर कहता था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसको 3 पुत्र हुए थे और दुर्भाग्य से ये तीनों शराबी निकले। दुर्भाग्य से ये तीनों शराबी निकले। हालांकि सलीम ने तो थोड़ा सा अपने पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन ये दोनों नियंत्रण नहीं स्थापित कर सके और अल्प अवस्था में ही इनका निधन हो गया। मुराद का निधन 1599 में शराब पीने के कारण ही हुआ और दानियाल का निधन भी 1604 में शराब पीने के कारण ही हुआ। इन दोनों की चर्चा हम लोग अकबर के दक्षिण अभियान में कर चुके हैं। वहां हम लोगों ने इन दोनों का नाम लिया था। इन दोनों को दक्षिण विजय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुराद को सौंपी गई थी अब्दुल रहीम खान खाना के साथ, लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद हो गया, इसलिए इन्हें बुला लिया गया और इनकी जगह अकबर सलीम को भेजना चाहता था, लेकिन सलीम नहीं गया या मना कर दिया। तब उसने दानियाल को भेजा, जो कि उसका तीसरा पुत्र था, और इनके साथ अबुल फजल को लगाया। और आगे हम लोगों ने देखा था कि दानियाल को ही दक्षिण का सूबेदार भी अकबर द्वारा बनाया गया था। हालांकि 1604 में आसाम में इसका निधन हो गया। तो 1599 में मुराद का निधन हो गया और 1604 में दानियाल का निधन हो गया। अब सिर्फ सलीम बचा। अब सलीम के साथ समस्या क्या है कि सलीम थोड़ा ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और अकबर ज़्यादा दिन तक जिया भी, मतलब जिया ज़्यादा दिन तक नहीं, लेकिन बादशाह अधिक समय तक रहा। और सलीम चाह रहा था खुद बादशाह बनना, तो इस संदर्भ में उसने विद्रोह किया। तो सलीम ने विद्रोही प्रवृत्ति अपना ली। सलीम से अकबर के जो संबंध हैं वो पहले से ही थोड़े से अच्छे नहीं चल रहे थे। एक बार कश्मीर यात्रा के दौरान सलीम ने, क्योंकि सलीम अत्यधिक शराब सेवन तो कर ही रहा था, साथ में वह कुछ अमानवीय व्यवहार भी कर रहा था। कुछ लोगों को इस तरह का दंड दिया गया था जिसे अमानवीय माना जाता था। इससे भी अकबर नाराज था। तो कश्मीर यात्रा के दौरान सलीम का विद्रोह, यह मुख्य रूप से 1599 में यह विद्रोह जाहिर हुआ, औपचारिक रूप से हुआ। मतभेद पहले से ही चल रहे थे। कश्मीर यात्रा के दौरान एक बार सलीम अकबर के कैंप में बिना अनुमति के घुस गया, जिससे अकबर नाराज हुआ। अकबर जब बीमार पड़ा तो अकबर को यह शंका हुई कि सलीम वैद्य के माध्यम से हमें जहर दिलवा रहा है। ऐसा आरोप अकबर ने सलीम पर लगाया। हालांकि वो आरोप बेबुनियाद था, लेकिन अकबर के मन में ऐसी भावना आ गई। 1599 में जब दानियाल और अबुल फजल को दक्षिण भेजा गया तो 1599 में अकबर भी दक्षिण की ओर चला। हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। अकबर भी दक्षिण की ओर गया और सलीम को अजमेर का सूबेदार बनाया गया। अजमेर का सूबेदार बनाया गया और साथ में ये जिम्मेदारी दी गई, मेवाड़ पे आक्रमण की जिम्मेदारी दी गई। मेवाड़ पर आक्रमण की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि सलीम अजमेर तक तो आया, लेकिन यहाँ से वो मेवाड़ पे आक्रमण नहीं किया, बल्कि इलाहाबाद चला गया। पहले तो आगरा के कोष को हस्तगत करने का प्रयास किया, उसमें असफल हुआ, तो इलाहाबाद की ओर चला गया और इलाहाबाद में जाकर उसने अपने को बादशाह घोषित कर दिया और बादशाह जैसे व्यवहार करने लगा, दरबार लगाने लगा, जागीरें बांटने लगा। तो इस तरह का व्यवहार वह करने लगा, यानी अपने आप को सिक्के अपने नाम से ढलवाया। तो उसने अपने को बादशाह घोषित कर दिया इलाहाबाद में जाकर। इधर अकबर असीरगढ़ का घेरा डाले हुआ था। असीरगढ़ की विजय के पश्चात अकबर आगरा आया। हालांकि वो अहमदनगर को भी जीतना चाहता था, लेकिन यहाँ सलीम विद्रोही प्रवृत्ति अपनाया हुआ था, इसलिए वो आगरा आया। और उसने आगरा आकर सलीम के जो बाल सखा थे ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, उसको भेजा गया सलीम को समझाने के लिए। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ को अकबर ने भेजा सलीम को समझाने के लिए। सलीम का बाल सखा था, लेकिन यह भी सलीम से जाके मिल गया। तब अकबर ने अबुल फजल को बुलवाया। अबुल फजल को बुलवाया और इन्हें सलीम को समझाने के लिए भेजा जाना था।
तो अबुल फजल जब दक्षिण से आगरा आ रहे थे तभी सलीम के जो मित्र थे ओरछा के वीर सिंह बुंदेला, उसको उसने अबुल फजल की हत्या के लिए नियोजित कर दिया। तो वीर सिंह बुंदेला ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी। और जब अकबर असीरगढ़ से आगरा लौटा था तभी सलीम उसके सम्मान में, उसके प्रति सम्मान दर्शाने के लिए आगरा आना चाहता था, लेकिन 30,000 सैनिकों के साथ, वह इलाहाबाद से 30,000 सैनिकों के साथ चला। जब यह सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने उसे यह संदेश भिजवाया कि ऐसा है कि अपनी खैरियत चाहते हो तो इलाहाबाद लौट जाओ। ये 30,000 सैनिक के साथ आने की आवश्यकता है, अगर मेरी सेवा में आना चाहते हो तो अकेले आओ। हालांकि सलीम को समझ में आया कि शाही सेना का हम सामना नहीं कर सकते, वो इलाहाबाद लौटे। अबुल फजल की हत्या 1602 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवा दी गई। सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से अबुल फजल की हत्या करवा दी। यह सूचना जब अकबर को मिली तो अकबर और नाराज हो गया सलीम से, क्योंकि अबुल फजल उसका घनिष्ठ मित्र था। कहा जाता है कि इस हत्या के लिए अकबर ने कभी सलीम को माफ नहीं किया। वीर सिंह बुंदेला को मौत की सजा दी गई, लेकिन वीर सिंह बुंदेला भाग गया। और जब सलीम बादशाह बना जहांगीर के नाम से, तब जहांगीर का उसे संरक्षण उस समय भी मिला, उसे 3,000 का मनसब देकर पुरस्कृत किया गया। अब बात बिगड़ती चली गई। अब अकबर सलीम को किसी तरह से नियंत्रित करना चाह रहा है, और सलीम के मन में यह एक तरह से संदेह है कि अकबर मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाह रहा है, बल्कि दानियाल को, जो कि अभी जीवित है, दानियाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, या मेरे पुत्र खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। आमेर के राजा भारमल की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था, और भारमल के जो पुत्र हैं भगवान दास या भगवंत दास, उनकी पुत्री मानबाई से विवाह जहांगीर का हुआ था। तो उससे एक पुत्र खुसरो था। तो खुसरो चूंकि अकबर के काफी नजदीक रहता था, तो सलीम को यह संदेह हो गया था कि हो सकता हो कि वो खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें या दानियाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दें। और वो ये मान रहा था कि इसमें अबुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। अबुल फजल हमारे विरोध में है, इसलिए अबुल फजल की उसने हत्या करवा दी। अब दो महिलाएं, गुलबदन बेगम और हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माँ थी। गुलबदन बेगम जो कि बाबर की पुत्री हैं, गुलबदन बेगम और हमीदा बानो बेगम, ये दो महिलाएं आई। हमीदा बानो बेगम, इन दोनों की बहुत इज्जत अकबर करते थे। तो इन दोनों महिलाओं ने अकबर को इस बात के लिए राजी किया कि वो सलीम को माफ कर दें। चूंकि इन दोनों महिलाओं की अकबर बहुत इज्जत देते थे, बहुत सम्मान देते थे, तो इनकी बात काट नहीं सकते थे। तो वो कहे ठीक है, हम उसे माफ कर देंगे। तब सलीमा बेगम, जो कि अकबर की पत्नी है, पहले बैरम खां की पत्नी थी, बाद में अकबर ने उनसे निकाह कर लिया। तो सलीमा बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूँ, सलीम को मैं इलाहाबाद से आगरा लेकर आऊँगी। तो सलीमा बेगम गई, सलीम को इलाहाबाद से लेकर आगरा आए। अकबर ने कुछ, कहा जाता है कि सलीम के लिए उपहार भी दिया था, हाथी, एक घोड़ा और एक पोशाक भी उसके लिए तैयार करा के दिया था। सलीमा बेगम के साथ सलीम आगरा आया, और आगरा जब पहुंचा तो उसने यह संदेश दिया कि मेरी दादी मेरा हाथ पकड़कर बादशाह के समक्ष ले जाए, तब मैं अपना सिर बादशाह के पैरों पर रखूं। हालांकि हुआ वही, हमीदा बानो बेगम, उन्हें हमीदा बानो बेगम को जो उपाधि हुमायूं द्वारा दी गई थी, मरियम मक्कानी की उपाधि ने दी गई थी, मरियम मक्कानी की उपाधि ने हुमायूं द्वारा दी गई थी। तो हमीदा बानो बेगम अकबर के समक्ष सलीम को ले गई। सलीम ने अपना सिर अकबर के पैरों पर रखा, अकबर ने उसे माफ किया और अपना साफा उतार कर अकबर को दे दिया। एक तरह से अपना उत्तराधिकारी, सांकेतिक रूप से अपना उत्तराधिकारी उसे घोषित किया। 1603 में अकबर ने फिर सलीम को एक जिम्मेदारी दी, मेवाड़ पे आक्रमण की। 1603 में फिर अकबर ने
सलीम को ये जिम्मेदारी दी कि मेवाड़ पे आक्रमण करो। सलीम फतेहपुर सीकरी तक गया, लेकिन उससे आगे नहीं गया। सलीम को फिर 1603 में मेवाड़ पर आक्रमण की जिम्मेदारी दी गई। यह सीकरी तक तो आया, फतेहपुर सीकरी। अब सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी हो गया था क्योंकि गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया। तो सीकरी तक आया, लेकिन यहाँ से वो फिर इलाहाबाद चला गया और यहाँ जाकर फिर विद्रोही प्रवृत्ति अपना लिया। इस बार अकबर स्वयं इसके विद्रोह के दमन के लिए जाना चाह रहा था। हालांकि मौसम अच्छा नहीं था, भारी बारिश हो रही थी, इसलिए वो प्रस्थान नहीं कर पाया। और इसी बीच 1604 में उसकी माँ हमीदा बानो बेगम की तबीयत खराब हो गई और उनका निधन भी 1604 में हो गया। इस कारण से वह यहाँ नहीं जा पाया। जब हमीदा बानो बेगम की तबीयत खराब हुई तो सलीम आगरा आया। इस समय अकबर ने अपने मनोचिकित्सक शालीवाहन के संरक्षण में सलीम को सौंप दिया। 10 दिन तक इसे गुसल खाने में कैद रखा गया और कहा जाता है कि भरे दरबार में अकबर ने सलीम को एक चांटा भी मारा था। फिर जब इनका निधन हो गया, इसके कुछ समय के पश्चात ही अकबर की भी तबीयत खराब हो गई और 1605 में अकबर का भी निधन हो गया। इस समय सलीम जो है आगरा में ही था। अब उत्तराधिकार के लिए जब अकबर की तबीयत खराब हुई, तब उत्तराधिकार के लिए दरबार में 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जो है वो मानसिंह और अजीज कोका का था। मानसिंह और अजीज कोका ये लोग चाहते थे खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित कराना। इसके लिए इन लोगों ने एक सभा भी बुलाई और उस सभा में यह तय हुआ कि खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित कराया जाए। मानसिंह खुसरो के मामा है और अजीज कोका खुसरो के ससुर थे। अजीज कोका वही है जीजी अनगा जिसने अकबर को दूध पिलाया था, और अतगा खां उनके पति थे। तो जीजी अनगा और अतगा खां के ये अजीज कोका पुत्र थे। तो ये दोनों लोग चाह रहे थे कि खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, लेकिन सभा में सैयद खचकताई और शेख फरीद बुखारी ने इसका विरोध किया और सभा में अधिकांश लोग जहांगीर को ही उत्तराधिकारी यानी सलीम को ही उत्तराधिकारी बनाने के लिए सहमत हुए। ऐसा कहा गया कि पिता के जीवित रहते पुत्र बादशाह नहीं हो सकता। हालांकि ये परंपरा बाद में टूटी जब शाहजहां जीवित था, जो उसके जीवित रहते ही औरंगजेब बादशाह बना। तो अंततः ये तय हुआ कि सलीम को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। अकबर ने उसे अपना पोशाक धारण करने का संकेत किया और बाबर की जो कटार थी, जो कि बाबर ने हुमायूं को दिया था, हुमायूं ने अकबर को दिया था, अकबर ने उसे जहांगीर को सौंपा। तो इस तरह से सलीम का विद्रोह समाप्त हुआ और सलीम उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ठीक, तो ये अकबर की प्रमुख पत्नियां और उनके ये 3 पुत्र हैं। अब पत्नियों में जो हरखा बाई है मरियम उज जमानी, उनका अकबर पर एक तरह से धार्मिक प्रभाव ज्यादा था। कहा जाता है कि गोमांस का सेवन करने की छोड़ने की प्रेरणा इन्हीं से मरियम उज जमानी से ही अकबर को मिली और वर्ष के कुछ महीने वो मांस को भी छोड़ दिए। इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता अकबर ने अपनी सभी राजपूत पत्नियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी, उनका धर्मांतरण नहीं कराया गया था। इसकी बातें हम लोग मुगलों के जो राजपूत नीति है उसमें हम लोग डिटेल करेंगे। ठीक।